Bismillahirrahmanirrahim. I am Engineer Mohammad Zishan, and this is your second part of lecture number 2. In the first part, we will discuss the two types of Lagrange method, and in this part, we will discuss the type 3 of Lagrange method. ओके ये टाइप 3 जो है हमारे पास इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि लास्ट जो दो टाइप्स हैं उनमें से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं रिकॉल कर दूं कुछ स्टेप्स को जो हमने फॉलो करने। जो भी पीडी आपको गिवन किया जाएगा सबसे पहला स्टेप होगा कि हम उसे लैग्रांज मेथड के फॉर्मेट पर कन्वर्ट कर लें एंड देन उसके हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे एंड देन उन ऑक्सिलरी इक्वेशंस को सॉल्व करके रिजल्ट्स हासिल करेंगे एंड देन लास्ट स्टेप में हम उन रिजल्ट को एक्सप्रेस कर देंगे। ये चार स्टेप को हमने फॉलो किया और टाइप 1 और टाइप 2 के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था इन लेक्चर 2 पार्ट 1 में। अच्छा, इस मेथड में यहाँ पर कुछ जो चीज़ें चेंजेस आएंगी वो क्या कि ये प्रॉब्लम अगर आप देखें कि एन जेड माइनस एन वाई into p plus nx minus lz into q equals to ly minus mx. Here capital P equals to mz minus ny, capital Q is equals to nx minus lz, and capital R value is ly minus mx. So first we will form the auxiliary equation of this PDE. ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो फॉर्म कर लें डी एक्स ओवर एम जेड माइनस एन वाई, यानी कि कैपिटल पी की जगह पर आपने कैपिटल पी की ये वाली वैल्यू प्लेस किया। ओके, स्मॉल क्यू के साथ जो ये कोफिशिएंट है हमारे पास है ये कैपिटल क्यू की वैल्यू है, कैपिटल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू की जगह पर प्लेस किया डी वाई के नीचे डिनोमिनेटर के अंदर। सिमिलरली डी जेड के साथ जो है डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू आएगी, ये कैपिटल आर की वैल्यू ये आपने यहाँ पर प्लेस किया, इसे इक्वेशन 1.47 का नाम दिया। अच्छा, यहाँ तक का फॉर्मेट जो है हमारा बिल्कुल सेम था। अब जो चीज़ चेंजेस जो आ रही हैं वो क्या, हमने लास्ट में जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद हम उसे सिंपली इंटीग्रेट कर सकते थे, लेकिन इस कंडीशन में अगर आप ये मेंबर 1 और मेंबर 2 ये दो फ्रैक्शन जो है हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन और सेकंड फ्रैक्शन इसे कंसीडर कर लें, या फिर सेकंड और थर्ड कंसीडर कर लें, या फिर फर्स्ट और थर्ड कंसीडर कर लें, किसी भी सूरत आप इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सो इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि हमें कोई और टेक्निक जो है वो यूज़ करनी होगी। अब यहाँ पर अच्छा, जो टेक्निक हम यहाँ पर यूज़ करने लगे हैं वो मल्टीप्लायर्स टेक्निक कहलाती है लैग्रांज मेथड में। और इस मल्टीप्लाई टेक्निक में क्या करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ मल्टीप्लायर चूज़ करते हैं। उन मल्टीप्लायर को चूज़ करने का तरीकाकार ये होता है कि आप ऐसे मल्टीप्लायर चूज़ करें जिसकी मदद से ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ हैं ये सारी के सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो हो जाएं किसी तरह से। अब देखें, इस फ्रैक्शन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक्स वाई और जेड ये मल्टीप्लायर एज अ मल्टीप्लायर कंसीडर किया। एक्स के साथ डी एक्स मल्टीप्लाई, ये डी एक्स जो है हमारे पास इस डी एक्स के साथ एक्स आ गया, डी वाई के साथ वाई और डी जेड के साथ जेड। सिमिलरली ये डिनोमिनेटर के अंदर भी हमने एक्स वाई और जेड मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा, जब हमने ये एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई किया, अब देखें आप कि अगर आप इसे ओपन करते हैं और सॉल्व करते हैं आपका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आएगा। हमने ऐसे मल्टीप्लायर चूज़ करने थे जिससे आपके पास ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ये सारी की सारी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। इस तरह से आपने मल्टीप्लायर चूज़ करना। ये मेथड अब तक आपने नहीं सीखा, ये आपके लिए न्यू है। अच्छा, आपने क्या किया, ऐसे मल्टीप्लायर चूज़ कर लिए अगर,
और ये आपके पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 हो गई। सो आप इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट पर भी लिख सकते हैं। इट विल बिकम x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल्स टू 0। ठीक है। जब कभी भी आपके पास इस तरह की कोई इक्वेशन आएगी, आप इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन पे कन्वर्ट करेंगे, देन आप मल्टीप्लायर चूज करेंगे, और मल्टीप्लायर चूज करने का फॉर्मेट ये होगा कि आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को 0 बना दें। अगर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 हो गई तो डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू 0। ओके, आप इसे इस फॉर्मेट पर भी आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ मल्टीप्लायर, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं इसके साथ, तो आप लिख सकते हैं, इट्स ओके। जिस लाइक देखें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया है सिमिलरली इस इक्वेशन को, इट्स ओके, कोई मसले की बात नहीं। 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दें, यू विल गेट अ न्यू वैल्यू, कोई इशू नहीं होगा। और ये लैग्रांज मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हर एक स्टूडेंट का जो आंसर है वो एक दूसरे से वेरी कर सकता है। ठीक है, किसी ने एक मल्टीप्लायर चूज़ किया, दूसरे ने दूसरा मल्टीप्लायर चूज़ किया, इट्स ओके, कोई मसले की बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर चूज़ करने की वजह से एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ये आपके पास इक्वेशन बनी। अब आप इसे सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर आप इसे 2 से अगर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर दें, इट्स ओके। आपका एक रिजल्ट आ जाएगा। वो रिजल्ट लेट से यहाँ पर आया हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू C1। ये आपका पहला रिजल्ट है। ठीक है, आपने एक मल्टीप्लायर चूज किया एक्स वाई जेड और आपका पहला रिजल्ट आ गया। सिमिलरली आप एक और मल्टीप्लायर चूज करें एक बार और, क्योंकि आपका सेकंड 2 रिजल्ट चाहिए ना आपको, तो आप दूसरा रिजल्ट हासिल करने के लिए दूसरी बार जो है ये मल्टीप्लायर चूज करना होगा आपको। अब की बार जो है जो उन्होंने मल्टीप्लायर चूज किए वो है एल एम एन। तो ये जो फर्स्ट है एल, एल के डी एक्स के साथ आपने लिख दिया, एम जो है वो आपने डी वाई के साथ प्लेस किया, और एन जो है वो आपने डी जेड के साथ। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आपने यही काम किया। जब आप इसे ओपन करेंगे अगेन योर रिमाइंडर विल बी 0। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसे, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल्स टू 0। अच्छा, इस इक्वेशन को आप आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट अ न्यू रिजल्ट, आपको न्यू एक सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा। एक सॉल्यूशन सेट आपने पहले हासिल किया हुआ था, सेकंड सॉल्यूशन आपने यहाँ पर हासिल कर लिया। यहाँ पर आपका स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हुआ। सो इट मीन्स के इस मेथड के अंदर, टाइप 3 के अंदर, स्टेप नंबर 1 इज सेम, स्टेप नंबर 2 इज सेम, एंड स्टेप नंबर 4 इज सेम। जस्ट जो चेंजेस आई हैं वो स्टेप नंबर 3 में आई हैं। कि स्टेप नंबर 3 के अंदर जो है यहाँ पर आपने मल्टीप्लायर्स चूज़ करने हैं, लेकिन प्रीवियस केसेस हमारे पास ऐसी कोई नीड नहीं थी, क्योंकि वो सिंपल इंटीग्रेट हो रहे थे। यहाँ पर वो सिंपल इंटीग्रेट नहीं हो रहे, इस वजह से हमने मल्टीप्लायर्स चूज़ किया। तो ये जो आपके 2 रिजल्ट आए हैं, इसे आपने स्टेप नंबर 4 को फॉलो करते हुए इस फॉर्मेट पर लिखिए। फाई u, v means u is the first result and v is the second result equals to 0. Okay, now move to the next problem. Okay, from starting, before starting to the next problem, यहाँ एक प्रॉब्लम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए जो है वो मेंशन है। इसे आपने जो है वो सॉल्व करना है बिल्कुल सेम मेथड के साथ। आप मल्टीप्लाई वाली टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे और आप खुद चेक करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई वाली टेक्निक जो है वो यूज़ करनी है या नहीं। और किसी भी इक्वेशन जब आपको दी जाएगी पीटीए की, उसमें आपको बताया नहीं जाएगा कि आपने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है। अगर आप ऐसा समझते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई टेक्निक की नीड है, तो वहाँ पर आप मल्टीप्लाई टेक्निक इस्तेमाल कीजिएगा। अगर वो सिंपल इंटीग्रेट नहीं हो रहा होगा तो ऑफकोर्स वहाँ पर मल्टीप्लाई टेक्निक आपको इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम गिवन है। ओके, मूव टू दी नेक्स्ट प्रॉब्लम।
इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू गिवन कर्व। क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंटीग्रल सरफेस। अब देखिए यहाँ हमें इक्वेशन मालूम करने को कह रहे हैं इंटीग्रल सरफेस, और ये इक्वेशन हमारे पास एक गिवन फॉर्मेट किया हुआ है which passes through the circle z equals to 0 and this equation x square plus y square equals to 2x। ओके, यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होगा कि आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ये हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है ये बिल्कुल लैग्रांज फॉर्मेट पर मौजूद है कि स्मॉल p के साथ ये जो भी कोफिशिएंट होगा, जो भी वैल्यू होगी हमारे पास, वो कैपिटल P की होगी। स्मॉल q के साथ जो भी वैल्यू होगी वो कैपिटल Q की होगी, और साथ इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू होगी वो कैपिटल R की वैल्यू होगी। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन पे कन्वर्ट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में dx ओवर p, यानी p की जगह p की वैल्यू, एंड dy की जगह q की वैल्यू, एंड dz की जगह r की वैल्यू। dz के डिनोमिनेटर में r की वैल्यू आप प्लेस करेंगे। तो ये 2y z माइनस 3, यहाँ 2x माइनस z, ये q की नीड नहीं है, यहाँ पर q आप एलिमिनेट कर दें, q नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये q की नीड नहीं है यहाँ पर, जस्ट 2x माइनस z इज इनफ। ओके, एंड dz के डिनोमिनेटर में आपने r की वैल्यू लिख ली है, y 2x माइनस 3। टेकिंग द फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस वी हैव, यहाँ पर इन्होंने कंसीडर किया फर्स्ट फ्रैक्शन और थर्ड फ्रैक्शन। जब इसे कंसीडर किया तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में y है और यहाँ के डिनोमिनेटर में भी y है, तो ये y और y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप इसे सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर मल्टीप्लायर यूज़ करने की नीड नहीं है। तो मैं ऐसा सिंपल इंटीग्रेट करूँगा, और सिंपल इंटीग्रेट करने से मेरा रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करने के बाद सिंप्लीफाई किया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस जेड स्क्वायर प्लस 6z इक्वल्स टू c1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1.50। ओके, ये जो दो फ्रैक्शन हमने इस्तेमाल किए, इन दो फ्रैक्शन की मदद से एक रिजल्ट तो हमने हासिल कर लिया, लेकिन दूसरा रिजल्ट हासिल करने के लिए अब हमें अगेन मल्टीप्लायर टेक्निक यूज़ करनी होगी। अच्छा, यहाँ देखें कि ये जो आप इस तरह के फॉर्मेट पर लिखते हैं, इसका तरीका ये होता है, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x के रेस्पेक्ट से आपको बताई जाती है, सेकंड जो होती है वो y के रेस्पेक्ट से आपको बताई जाती है, और थर्ड वाली वैल्यू z की होती है। तो आपको कहते हैं कि यहाँ पर आप जो मल्टीप्लाई यूज़ कर रहे हैं, x के साथ 1/2 एंड देन y के साथ y लेना है यहाँ पर, और z के साथ -1। अच्छा, आपने क्या किया कि इन तीनों वैल्यूज़ को आपने इस्तेमाल किया। x के साथ आपने 1/2, यहाँ देखें आप dx के साथ जो है वो आपने 1/2 प्लेस किया हुआ है। सिमिलरली dy के साथ आपने y प्लेस कर दिया, और dz के साथ आपने -1 यानी माइनस हो जाएगा, वो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में जब आप इस तरह की वैल्यू प्लेस आउट करेंगे, तो प्लेस करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो 0, क्योंकि आपने मल्टीप्लायर ऐसे ही चूज़ करने हैं, उसके मदद से आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाए। अच्छा, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए, इट मीन्स डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू 0। तो ये इन्होंने डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 कंसीडर किया, एंड देन सिंपल इंटीग्रेट करने से आपका ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, इट इज़ नॉट इनफ। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि आप दो रिजल्ट हासिल करते थे और उसको स्टेप नंबर 4 को फॉलो करते हुए फाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते थे, और वो आपका सॉल्यूशन सेट होता था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको बताया गया कि आपने एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, राइट, इक्वेशन फाइंड करनी है यहाँ पर। तो ये दो रिजल्ट जो आपने हासिल किया, इन दो रिजल्ट की मदद से ही हम आगे का काम करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट रिजल्ट जो आपने हासिल किया था, इसे हमने इक्वेशन का नाम दिया है इक्वेशन 1.50, और जो सेकेंड रिजल्ट जो आपने हासिल किया यहाँ पर इक्वेशन 1.51। सिंस द इंटीग्रल सरफेस हैज़ टू पास थ्रू दिस इक्वेशन, ये आपको डिफाइंड था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगेन मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ, ये देख लें क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x वेयर z इक्वल्स टू 0। ये वाली इक्वेशन यहाँ पर मेंशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x वेयर z इक्वल्स टू 0।
यहाँ हम पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अच्छा, उसका तरीका क्या है? ये बड़ा सिंपल है और आप लोगों ने शायद इसके बारे में पहले भी पढ़ा हो। इसे फॉर्मेट पर लाने के लिए मैंने +1 और -1 यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाया है 1 से। इससे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर एक फैक्टर बनाया। इसे फैक्टर में मैंने 1 कर दिया। x - 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वेयर z इक्वल्स टू 0, इसी इक्वेशन में। अच्छा, ऐसा क्यों किया कि पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी। मैंने सपोज किया x - 1 इक्वल्स टू कॉस थीटा और y इक्वल्स टू साइन थीटा एंड इसे सिंप्लीफाई किया तो x इक्वल्स टू ये -1 है हमारे पास, इट विल बिकम 1 प्लस कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू साइन थीटा सेम, z इक्वल्स टू 0 सेम। सब्स्टिट्यूट करना है हमें x की जगह 1 प्लस कॉस थीटा, y की जगह साइन थीटा। कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है आपने? एक बार आपने सब्स्टिट्यूट करना है 1.50 इक्वेशन पर, यानी कि फर्स्ट रिजल्ट के अंदर जो आपने हासिल किया, एंड देन सेकंड के अंदर 1.51 जो सेकंड रिजल्ट जो आपने हासिल किया। तो फर्स्ट रिजल्ट आपने हासिल किया यानी C1 वाली जो हमारे पास रिजल्ट था, उसमें आज जब आप पुट करेंगे x की जगह 1 प्लस कॉस थीटा आप प्लेस करते हैं एंड देन y की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे साइन थीटा। ओके, वहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर y वाला टर्म नहीं है, दैट्स वाई आप यहाँ पर देखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और इसे आपने सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने से आपका एक रिजल्ट आया, ये एक रिजल्ट आया। ओके, इसके बाद आपने क्या किया? यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट किया है 1.51 यानी कि सेकेंड रिजल्ट जो आपने हासिल किया था वहाँ पर वैल्यू प्लेस की है। उसकी वैल्यू क्या थी? x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, ये x की जगह आपने 1 प्लस कॉस थीटा प्लेस किया हुआ है, देन y की जगह साइन y स्क्वायर था तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास, ये कांस्टेंट है हमारे पास। साइन स्क्वायर की जगह यहाँ इन्होंने प्लेस किया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट बन गया है हमारे पास। अच्छा, यहाँ से इन्होंने नेगेटिव साइन कॉमन लेकर के इसको इस तरह के फॉर्मेट पर लिख दिया, और इस तरह के फॉर्मेट पर करने से आपके पास क्या होगा? ये पूरा रिजल्ट जो है हमारे पास C1 के बराबर है। ये कम्प्लीटली रिजल्ट देख सकते हैं, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू C1। तो आप इस पूरी वैल्यू की जगह क्या प्लेस कर सकते हैं? C1 प्लेस कर सकते हैं। सो रिजल्ट इज नेगेटिव C1 इक्वल्स टू C2 and it also become C1 plus C2 equals to 0. ओके, जो आपका रिजल्ट आता था यानी कि फर्स्ट रिजल्ट आपके पास आता था उसे आप U कहते थे, और सेकंड रिजल्ट आता था उसे V कहते थे, और उसे फिर आप फाई के फॉर्मेट पर लिख देते थे। बिल्कुल वैसे ही जो है, जैसे यहाँ पर हमारे पास C1 की वैल्यू आई है और C2 की जो वैल्यू आई है उसे आप नॉर्मल लिख देंगे। C1 की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है और C2 की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है। ये दो इक्वेशंस आपके पास बनी हुई हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को इन्होंने क्या किया? कहते हैं एडिंग इक्वेशन 1.50 एंड 1.51, दिस टू इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को उन्होंने ऐड किया, और ऐड ये जो पार्ट है इनका, बस यहाँ अपने इक्वेशन जो फॉर्म करना था ना, ये आप क्वेश्चन में अगर आपको दोबारा दिखा दूँ, इसमें थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हो आपको। ये कह रहे हैं ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंटीग्रल सरफेस, ये जो इक्वेशन आपको फॉर्मेट बनाना था वो आपने यहाँ तक बना करके छोड़ दिया। इस इक्वेशन इस इक्वेशन ठीक है, इसका जो भी रिजल्ट है बस अपने यहाँ तक इसको छोड़ देंगे। ओके, बिल्कुल इसी तरह का एक और प्रॉब्लम है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है वो दिया गया है। यस, दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। ये x माइनस वाई जो है वो कैपिटल P की वैल्यू है, y माइनस एक्स माइनस जेड जो है वो कैपिटल Q की वैल्यू है, और r की वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखें z की वैल्यू 1 डिफाइंड है, पहले आपको z की वैल्यू जो है वो 0 डिफाइंड थी, तो इट्स ओके, कोई मसले की बात नहीं है। लास्ट टाइम आपने z की जगह 0 प्लेस किया था, अभी आप z की जगह 1 प्लेस करेंगे, इट्स ओके। सेम क्वेश्चन है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, मूव टू दी नेक्स्ट प्रॉब्लम।
सॉल्व पी जेड माइनस क्यू जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ओके, सबसे पहले क्या किया इन्होंने, ये इक्वेशन जो है इन्होंने लिखी और इस इक्वेशन को लैग्रांज फॉर्म में यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है इसकी बनाएंगे हम इसकी। अच्छा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, ये देखते हैं आप, ये पी जेड माइनस क्यू जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ये कंप्लीट वैल्यू इक्वल्स टू के बाद वाली जो वैल्यू होती है, इक्वल्स टू के बाद वाली वैल्यू कौन सी होती है, आर की वैल्यू होती है, राइट। तो आर की वैल्यू जो है वो आप डी जेड की डिनोमिनेटर में प्लेस करेंगे। सिमिलरली क्यू के साथ जो भी वैल्यू होती है वो कैपिटल क्यू की होती है, यहाँ पर जेड लिखा हुआ, तो आप कैपिटल क्यू की जो वैल्यू है डी वाई के डिनोमिनेटर में प्लेस करते हैं, ये हम प्लेस करते हैं। सिमिलरली स्मॉल पी के साथ जो भी वैल्यू होती है वो कैपिटल पी की होती है, तो कैपिटल पी की जगह आपने ये वाली वैल्यू प्लेस कर दी। ओके, देन टेकिंग द फर्स्ट टू फ्रैक्शंस आप सिंपली इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर टेकिंग मल्टीप्लायर्स। तो आपने बिना किसी सोच के आपने सिंपली इसको इंटीग्रेट किया, यानी ये इक्वेशन फॉर्म किया, इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने से आपका रिजल्ट आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इज़ योर फर्स्ट रिजल्ट। अच्छा, ये फर्स्ट रिजल्ट तो आपने हासिल कर लिया। अब सेकंड रिजल्ट के लिए क्या करें, सेकंड रिजल्ट के लिए उन्होंने कहा कि भाई हम फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन कंसीडर करेंगे। ये फर्स्ट और ये थर्ड, ये कंसीडर किया है इन्होंने। लेकिन डी एक्स ओवर जेड इक्वल्स टू डी जेड ओवर जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इससे फ़ायदा ये हुआ कि डी जेड है हमारे पास डेरिवेटिव, बट यहाँ पर एक्स और वाई आ रहा है। एक्स का तो चलो इशू नहीं है, हमारे पास डी एक्स डेरिवेटिव भी मौजूद है, लेकिन वाई इसका क्या करेंगे और ये कैसे सॉल्व होगा। तो इन्होंने क्या किया कि एक्स प्लस वाई की जगह पर इन्होंने प्लेस कर दिया कांस्टेंट C1, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रिजल्ट में आपने क्या हासिल किया था, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू C1। So it is very easy for substituting x plus y in place of c1। c1 आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया। c1 प्लेस करने से फ़ायदा ये हुआ कि अब आप इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करने से पहले ये जो z है आपके पास डिनोमिनेटर में, इसे आप मल्टीप्लाई फॉर्म में भेज दें dz के साथ, और आप इसे सिंपल इंटीग्रेट कर दें। जब आप सिंपल इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट अ रिजल्ट। दिस इज योर रिजल्ट। ओके, आप पहला रिजल्ट हासिल कर चुके थे एंड दिस इज योर सेकंड रिजल्ट। ये दो रिजल्ट आपने हासिल किया। अब इन दो रिजल्ट को आपने नॉर्मली मेंशन करना है स्टेप नंबर 4 को फॉलो करते हुए, यानी कि आप इसे फंक्शन के फॉर्म में या फाई के फॉर्म में जो है वो आप लिख लें, यू कॉमा वी के फॉर्म। तो ये यू की वैल्यू आपके पास आई थी और ये वी की वैल्यू आपके पास आई थी, तो ये यू कॉमा वी के फॉर्म में पहले लिख लिया इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। Move to the next topic. Sorry, there is another problem. Solve y plus z into p plus z plus x into q equals to x plus y. Now we have capital P। कैपिटल P की जो वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास y plus z, कैपिटल Q की जो वैल्यू है वो है z plus x, और कैपिटल R की जो वैल्यू है वो है x plus y। सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे कि हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में dx के नीचे जो है आपने कैपिटल P की वैल्यू प्लेस कर दी है, देन dy के साथ जो है डिनोमिनेटर में आपने कैपिटल Q की वैल्यू प्लेस कर दी है, और dz के डिनोमिनेटर में आपने कैपिटल R की वैल्यू प्लेस कर दी है। अच्छा, ये इन्होंने जो है वो किस तरीके से इन्होंने सॉल्व किया, ये जो है यहाँ पर आपको बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप फ्रैक्शंस लें इसके, कौन कौन से कैसे कैसे लेने, 1 -1 और 0। इट मीन्स कि आप dx के साथ 1 प्लेस करेंगे, dy के साथ -1 प्लेस करेंगे यानी कि माइनस करेंगे, एंड z 0 करेंगे।
डी जेड वाली वैल्यू ज़ीरो करेंगे। और दूसरे फ्रैक्शन में आप डी एक्स के साथ 1 करेंगे, डी वाई के साथ ज़ीरो करेंगे और डी जेड के साथ नेगेटिव 1 करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे। तो उन्होंने इन फ्रैक्शंस को यहाँ पर अप्लाई किया, और अप्लाई किस तरह से किया देखें यहाँ पर, डी एक्स माइनस डी वाई और डी जेड वाला टर्म एलिमिनेट हो गया, हमारे पास ज़ीरो था, खत्म हो गया। सिमिलरली ये पूरा डी जेड अगर एलिमिनेट हुआ, ये पूरा का पूरा टर्म हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो गया। इससे हमारे पास फ़ायदा क्या हुआ, डी एक्स माइनस डी वाई ओवर ये वाई प्लस जेड है, और यहाँ पर जब आप माइनस साइन लगाएंगे तो इट विल बिकम माइनस जेड एंड माइनस एक्स, ये रहा हमारा माइनस जेड और माइनस एक्स। दूसरे वाले आप देखें, दूसरे वाले फ्रैक्शन में आपने क्या यूज़ किया है, 1 0 माइनस 1 इज़ फॉर डी एक्स के साथ आपने 1 प्लेस किया, ये डी एक्स हमारे पास आ गया। 0 डी वाई के साथ है, डी वाई वाला टर्म हमारा पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, और माइनस किसके साथ होगा, डी जेड के साथ, तो ये माइनस डी जेड हो गया। अब डी एक्स के डिनोमिनेटर में वाई प्लस जेड है, आपने ये प्लेस कर दिया, एंड नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई ये आपने यहाँ प्लेस कर दिया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी डी एक्स माइनस डी वाई ओवर वाई माइनस एक्स एंड डी एक्स माइनस डी जेड ओवर जेड माइनस एक्स। अब आप इसे सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन डी एक्स माइनस डी वाई है, यहाँ वाई माइनस एक्स है, एक्स माइनस वाई होना चाहिए। सिमिलरली डी एक्स माइनस डी जेड है, तो यहाँ एक्स माइनस जेड होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो इसको ओके, आप नेगेटिव साइन यहाँ से भी कॉमन ले लें, यहाँ से भी कॉमन ले लें, और नेगेटिव नेगेटिव आपस में कट जाएंगे तो आंसर विल बी सेम इक्वेशन है। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ से हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, वो नेगेटिव साइन मैंने शो नहीं किया क्योंकि आप उसे डायरेक्टली कट कर सकते हैं, और इंटीग्रेट करने के बाद जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको बताया गया, लॉग एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस जेड, और ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए एक्स माइनस वाई ओवर एक्स माइनस जेड इक्वल्स टू सी वन, क्योंकि ये लॉग वाला टर्म जब आप दूसरे अपोजिट साइड पर ले आएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और इसे आप डिवाइड के फॉर्मेट में लिख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए। ओके, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट जो है वो कंप्लीट हो। अच्छा, सेकंड रिजल्ट हासिल करने के लिए इन्होंने अलग मल्टीप्लायर्स इस्तेमाल किए। वो मल्टीप्लायर कौन से हैं जनाब, देखें ये हमारे पास मल्टीप्लायर है 1 माइनस 1 एंड 0। अगेन इट मीन्स डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1, dy multiplied by minus 1 and dz multiplied by 0. Okay, so dx minus dy, dx की डिनोमिनेटर में वैल्यू थी y प्लस जेड, dy के डिनोमिनेटर में वैल्यू थी z प्लस एक्स, तो माइनस की वजह से ये माइनस जेड एंड माइनस एक्स। अच्छा, दूसरा मल्टीप्लायर जो है हमारे पास उसमें 1 1 1 दिया है हमने, इट मीन्स कि 1 is multiplied by dx, 1 is multiplied by dy and 1 is multiplied by dz। आपने इन्होंने यहाँ पर सेम वैल्यू ले ली, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, so we will get 2x and 2y and 2z, by taking common 2 we will get 2 into x plus y plus z। okay, ये जो आप डिनोमिनेटर में वैल्यू 2 है, इनने यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में भेज दिया, इट्स ओके, मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गया। उसके बाद ये थोड़ा सा एक मिस प्रिंटेड फॉर्मेट है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पर, पीडीएफ मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है ऑलरेडी, ये दूसरी प्रॉब्लम का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद जो है ये जो इक्वेशन आपने बनाई है, इस इक्वेशन को जब आप इंटीग्रेट करेंगे इट विल सिंपल, डी एक्स हमारे एक्स माइनस वाई इन दोनों का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इनका भी डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, तो आप इसे सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये जो मैंने येलो मार्क किया हुआ है ये इसके आगे का सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ये जो आपने इक्वेशन फॉर्म की है इसे आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये देखें यहाँ लिखा है इंटीग्रेटिंग वीकेंड, इंटीग्रेट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लॉग एक्स माइनस वाई हो जाएगा और ये लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ये रिजल्ट आपके पास नीचे लिखा हुआ है, लॉग एक्स माइनस वाई लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये टू हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, जब लॉग की आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये टू जो है हमारे पास पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, और ये नेगेटिव है हमारे पास, दूसरा जगह कि पॉजिटिव हो जाएगा तो आप मल्टीप्लाइड वाले फॉर्म में से लिख सकते हैं, और ये आपका सेकंड रिजल्ट आ
आपने ये फर्स्ट रिज़ल्ट हासिल किया, देन सेकंड रिज़ल्ट हासिल किया। सेकंड रिज़ल्ट हासिल करने के बाद आपने क्या करना है, फाइनल स्टेप आपने जो है वो इसे स्टेप नंबर 4 को फॉलो करना है और रिज़ल्ट को एक्सप्रेस करना है। और एक्सप्रेस करने का फॉर्मेट क्या होता है, फाई के फॉर्म में या फंक्शन के फॉर्म में जो है आप इसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये इन्होंने फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, यू कॉमा वी, यानी यू को जो पहला रिजल्ट आया था वो पहली बार आपने लिखी है कॉमा, और ये सेकंड रिजल्ट जो आपका है वो सेकंड रिजल्ट आपने लिखा है। तो यहाँ पर जो है वो ये लेक्चर हम एंड करते हैं। इसके आगे के कुछ और एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी हैं जो इस लेक्चर के पार्ट 3 सेक्शन के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।